ओम नमः। पुनः भवन्तः समेपि अत्र अस्य संस्कृत संभाषण शिविरस्य रात्रिकाले यथा विदुषां साक्षात्कारः भवति तथैव अद्यापि विदुषां तत्र पंक्तौ श्रुति कनेटकर महोदयायाः या इदानीं मुम्बईतः अस्ति, वर्तमाने चाणक्य यूनिवर्सिटी मध्ये एव बेंगलोर मध्ये एव इदानीं कार्यरता वर्तते। तादृशयाः महोदयाः अद्य अस्माकं पक्षतः तत्र स्वागतं व्याह्रियते। समेपि वयं कर्तलनादेन महोदयानां स्वागतं व्याहरामः। अहं सर्वप्रथमं महोदयायाः तत्र विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। एताः महोदयाः काः सन्ति इति प्रायः भवन्तः न जानन्ति इति, अतः सर्वप्रथमं तु एकमस्ति यत् महोदया पारंपरिक संस्कृतम् अध्ययनं न कृतवती, तथापि महोदयायाः प्रारम्भिकम् अध्ययनं तत्र रुइया कॉलेज मुम्बै मध्ये एव वर्तते, ततः तत्र सम्पादितम्। अनन्तरं IIT मुम्बैतः एव तस्याः अध्ययनम् अभूत्। तत्र विद्यावारिधिमपि भवती कृतवती। तस्याः MA इति कलिना मुम्बै मध्ये एव यूनिवर्सिटी वर्तते, मुम्बै यूनिवर्सिटी, ततः एव वेदान्तशास्त्रम् आश्रित्य नाम मुखीकृत्य भवत्या तत्र MA इति आचरितम्। अनन्तरं च IIT मुम्बैतः एव भवती तत्र विद्यावारिधि नाम PhD कार्यमपि कृतवती। महोदयायाः कार्याणि बहूनि सन्ति। इदानीं मम हस्ते अत्र दूरवाण्यां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतावत्याः उपलब्धयः केवलं महोदयायाः सन्ति, परन्तु इदानीं केवलम् एकाम् एव उपलब्धिम् अहं वदामि कि यत् साहित्य अकादमी द्वारा तत्र प्रतिवर्षमेव तत्र विदुषां तत्र सम्मानं भवति, तर्हि भवत्याः 2022 मध्ये भवती एव नाम यंगेस्ट संस्कृत स्कॉलर भवती वर्तते, यस्याः तत्र राष्ट्रीय स्तरे तत्र सम्मानम् अभूत्। अपि च किमर्थम् अभूत् इति, भवती महाकाव्यस्य रचनां कृतवती। महाकाव्यं नाम किं भवन्तः जानन्ति खलु? अतः संस्कृत मध्ये केवलम् एकस्य अपि श्लोकस्य रचना कर्तव्या इति धिया यदि कश्चन उपविशति चेत् तदानीं होराद्वयं गच्छति, होरात्रयं गच्छति, एकम् अक्षरम् अत्र न्यूनं भवति, तत्र अधिकं भवति। अत्र यथामति तत्र यत् शब्दम् अहं विचिन्त्य तत्र स्थापयितुम् इच्छामि सः शब्दः तत्र न आगच्छति। नैके क्लेशाः तथा भवन्ति। एकस्मिन् श्लोके एव क्लेशाः भवन्ति चेत् एकं पद्यम् इदानीं विरचय्य अपि च अनन्तरं सम्पूर्णमपि काव्यं महाकाव्यं या रचितवती, तादृशी इदानीं श्रुति कनेटकर महोदया अस्माकं मध्ये विराजमाना वर्तते। अपि च अयं कार्यक्रमः समेषां छात्राणां हिताय भवतु तदुद्दिश्य द्वैभाषिकः त्रैभाषिकः वा इदानीं साधितः। महोदया बहूनां भाषाणां तत्र वित् वर्तते, अतः नाम हिंदी, मराठी, आंग्ल, गुजराती भाषामपि कदाचित् भवती जानाति इति मया श्रुतम्। एवं तर्हि भवती संस्कृतस्य तु तत्र वेत्री वर्तते एव, परन्तु तद् अनुगुणम् आङ्ग्लभाषायाः नाम तत्र किं सञ्चारः नाम अत्यन्तम् एव किं वक्तुं शक्यते, फ्लुएन्सी भवत्याः तत्र वर्तते आङ्ग्लभाषायामपि। अपि च तथैव मराठी मध्ये अपि भवत्याः तत्र अनुवादाः वर्तन्ते इति ज्ञात्वा मम मनः अत्यन्तमेव प्रमोदते। अपि च भवतीनाम् अत्र हार्दिकं स्वागतं वर्तते। वयं पुनः कर्तलनादेन महोदयायाः अत्र स्वागतं व्याहरामः। मैं पुनः सभी बच्चों को बता दूं कि आज हम सभी के बीच में जो हस्ती यहाँ पर उपस्थित हैं, वे बहुत कम उम्र में, मतलब इतनी कम उम्र में जब हम लोग संस्कृत बोलना अभी सीख रहे हैं, थोड़ा लिखना सीखते हैं, उस उम्र में आपने संस्कृत में महाकाव्य लिख दिया। और वो महाकाव्य लिख तो लेते हैं, काव्य बहुत लोग 4 पंक्तियां लिख देते हैं, परंतु प्रसिद्धि को भी प्राप्त होना चाहिए, शुद्ध भी होने चाहिए। तो उस प्रकार से उतनी प्रसिद्धि को प्राप्त करना, उतनी शुद्धि से लेखन करना, तो काव्य लिखने में आप बहुत ही अत्यंत निष्णात हैं। और वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस इत्यादि अनेक स्थानों पर आपके पत्र प्रकाशित हैं, और अभी आप बेंगलोर में चाणक्य यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहां पर कार्यरत हैं। मैं सीधे अपनी प्रश्नावली पर आता हूं
और आपसे निवेदन है कि आप इंग्लिश हिंदी या संस्कृत यथेष्टमेव भवतीनां यत्किञ्चिदपि भवति तत्र हा छात्राः तत्र इंग्लिश मध्ये श्रोतुम् इच्छन्ति इति वा केचन इच्छन्ति भवतु नाम सर्वप्रथमं प्रश्नम् इतः मया अहं पृच्छामि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी इन संस्कृत लिविंग इन बिटवीन एन अर्बन सराउंडिंग लाइक आपका जो वातावरण था आप मुंबई से हैं और पूरा वातावरण अर्बन सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है तो फिर आप संस्कृत की फील्ड में आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? प्रथमतः तो सभी को प्रणाम, नमो नमः। और मुझे बहुत आनंद है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए आपके प्रथम मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो आपका प्रश्न कि मेरा प्रवास कहाँ से शुरू हुआ, तो ऐसा है कि मेरे घर में थोड़ा बहुत वातावरण था, पूरी तरह से नहीं, परंतु मेरे माता पिता हैं उनको संस्कृत के प्रति बड़ी आसक्ति थी और मेरे जो नाना जी है वो संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो उनसे भी कभी कभार सुनती रहती थी, परंतु एकदम इतने लगन नहीं थी क्योंकि संस्कृत मैंने पहले पढ़ा नहीं था। मेरा प्रवास अष्टम कक्षा से शुरू हुआ। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब हमारे विद्यालय में संस्कृत ये भाषा प्रथम उसका परिचय हुआ, तो तब मैंने अपना प्रारंभ किया और मुझे अच्छी गति भी प्राप्त हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे उस पर और भी आसक्ति आने लगी, तो मैंने सोचा कि अभी जो आगे करना है संस्कृत में करना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो 10वीं तक मेरा ये थोड़ा सा माइंडसेट हो चुका था कि मुझे अभी संस्कृत में ही करना है। उसके बाद मैंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया और फिर बीए तक का मेरा शिक्षण संस्कृत विषय लेकर ही हुआ। परंतु जैसे कि आप जानते होंगे यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक विषय लेकर पढ़ना ऐसा नहीं होता है, उस एक विषय के साथ और बहुत सारे विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं। 11वीं 12वीं में तो और अलग ज्योग्राफी हो या साइकोलॉजी फिलोसॉफी ऐसे अलग विषय भी होते हैं, और सीनियर कॉलेज में जाने के बाद भी हमें 3 विषय लेने पड़ते हैं। उस 3 में से मैंने एक संस्कृत लिया था, पर उसके साथ और 2 भी विषय मुझे सेकेंड ईयर तक पढ़ने पड़े। तो पूरी तरह से संस्कृत मैंने तृतीय वर्ष बीए में ही पढ़ा है। तब 6 पेपर संस्कृत ऐसा हमें होता था, और 6 पेपर्स में अलग अलग विषय लिए थे, वेदों से आरंभ करके आधुनिक काव्यों तक के सभी महत्वपूर्ण जो भी काव्य हो नाटक हो उनका परिचय हमें कराया गया था। तो तब से पूरी तरह से संस्कृत में जो मेरा प्रवेश हुआ वो तृतीय वर्ष में हुआ। परंतु उससे पहले तो मेरी तो आसक्ति थी संस्कृत में, तो मेरा अपना अपना अध्ययन भी वैसे चालू रहा। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग आश्रम में पढ़ रहे हैं, आप लोग गुरुकुल प्रथा से कुछ मतलब वो भी आप अपने इसमें इनकॉर्पोरेट आपने किया है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। हमें ये सब नहीं मिला, परंतु आपको वो मिल रहा है तो उसका आप पूरा लाभ लीजिए। जो भी शास्त्र आपको पढ़ना है वो पहले प्रथम से आपको उसी शास्त्र में अगर गति दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि हमारे सिस्टम में वो स्थिति आने तक मतलब तृतीय वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ता है। वहां के बाद आप आगे क्या विषय लेना है ये आप सोच सकते हो। तो ये एक यूनिवर्सिटी पैटर्न और गुरुकुल पद्धति में ये थोड़ा भेद है। तो मेरा अपना अपना अध्ययन में खुद का अपना रामायण महाभारत हो, कुछ पुराण हो, भगवत गीता, जो भी, ये मेरी पढ़ाई चलती रही और उसी से मुझे और आगे इस क्षेत्र में गति मिली। अपि च इदानीमेव इतोपि एका सूचना आसीत् अपि अष्टावधानिनी इदानीं सञ्जाता इति। एवं एवं मैं सभा में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों को बता दूं अष्टावधान क्या होता है, इसके बारे में आप ही विद्यार्थियों को कुछ बताएं। अच्छा, इंग्लिश में क्या, कौन सी भाषा में आप आपको अच्छा लगेगा? इंग्लिश, हिंदी हिंदी में, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अष्टावधान ये कला है, तो एक पुस्तक भी लिखी गई है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ अवधान, इंग्लिश में है, और बहुत अच्छी तरीके से उसमें लिखा गया है। तो वो नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ अवधान। अवधान एक कला भी है और वो एक शास्त्र भी है।
तो ये क्या है, तो जैसे कि वो शब्द बताता है अष्ट अवधान। अवधान मतलब आपको ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है, तो एक ही समय पे 8 चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब अष्टावधान के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे गणितावधान, रामायणावधान, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है उस पर वो आधारित होता है कि ये किस प्रकार का अवधान है। अभी आपके गुजरात में बहुत सारे या कुछ तो लोग हैं जो जैन लोग गणितावधान करते हैं। तो ये जैन लोगों में गणित के अवधान की परंपरा बहुत चल रही है, अभी भी वो जीवित है परंपरा। तो वो गणित के संदर्भ में जो भी विषय होते हैं वो ऐसे 8 विषय लेके एक ही समय में 8 चीजें आपको सॉल्व करनी है। जैसे एक जगह पे वो एबेकस होता है, वो होगा। दूसरा कोई आपको कोई कठिन कोई इक्वेशन देगा, वो आपको सुलझाना है। ऐसे 8 प्रकार होते हैं, उसको गणितावधान बोलते हैं। उसमें सभी गणित के विषय होते हैं। अब दक्षिण भारत में जो अखंडित परंपरा रही है अष्टावधान की, उसको साहित्य अवधान बोलते हैं। साहित्य के विषयों को लेकर जो अवधान किया जाता है उसको साहित्य अवधान बोलते हैं। मतलब मैंने जो अवधान किया है वो साहित्य अवधान प्रकार में आता है। जैसे कि आप बहुत सारा साहित्य पढ़ते हो, तो साहित्य और काव्य के विषय में आपको प्रश्न किए जाते हैं। फॉर्मेट वही है, 8 लोग आपको एक ही समय में 8 अलग अलग प्रश्न पूछेंगे और आपको उसका निर्धारित समय में उत्तर देना है। साधारणतः 3 घंटों का, थोड़ा आगे पीछे, पर 3 घंटों का अष्टावधान होता है। और उसमें 4 राउंड्स होते हैं। और हर एक आवर्तन में आपको एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 लोग आपको वो पूछते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, एक समस्या पूर्ति नाम का विभाग होता है, कदाचित आपने सुना होगा। ये राष्ट्र स्तरीय स्पर्धाओं में भी समस्या पूर्ति ये घटक होता है। तो उसमें आपको एक समस्या दी जाती है, मतलब एक पंक्ति होती है जिसका एक तो अश्लील अर्थ होगा, नहीं तो वो निरर्थक होगी, नहीं तो कुछ तो उसमें गड़बड़ होगी। ऐसे कोई एक पंक्ति आपको दी जाएगी और उसको लेकर आपको बाकी 3 पंक्तियां आपको उसको रचना करनी है। और वो रचना ऐसी होनी चाहिए कि जो चौथी पंक्ति है उसको, उसमें जो निरर्थकता है वो चली जानी चाहिए, वो पंक्ति सार्थक होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत या गंदा अर्थ है तो वो भी दूर हो जाना चाहिए और वो सही अर्थ वाला पद्य आपको निर्माण करना है। तो सोचिए कि वो कितना कठिन होगा, क्योंकि पंक्ति तो आपके हाथ में नहीं है, कोई भी कैसे भी पंक्ति हो सकती है, परंतु आपको वो सार्थक बनानी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, एक मजे के लिए एक ऐसी पंक्ति दी गई है, कुंती सुतो रावण कुंभकर्ण। मतलब कुंती के पुत्र है रावण और कुंभकर्ण। अब आपको पता है कि ये तो सत्य नहीं है, मतलब सीधा सीधा आपके ऊपर एक असत्य पंक्ति आपको दी गई है। अभी आपको आपका दिमाग दिमाग लगा कि ऐसे 3 पंक्तियां लिखनी है जिससे ये चौथी पंक्ति कुछ ना कुछ करके या तो सही हो जाए या तो वो इस तरीके से गलत ना रहे। ऐसा आपको कुछ करना है। तो ये एक उसमें से एक कंपोनेंट ये है समस्या पूर्ति। दूसरा एक होता है दत्तपदी। जैसे दत्तपदी पद आप, जी। इदानीं दत्तपदी दातुं शक्यते वा अस्य साक्षात्कारस्य अन्तं यावदिति? नाम भवन्तः मह्यं ददति इति वा, अथवा मया भवद्भ्यः दातव्यम्? अहं न, अस्माभिः भवत्यै दीयते इति। अवश्यं प्रयतिष्ये तथा। चलो, तो आप लोगों को मैं बता दूं दत्तपदी क्या होता है। 4 पाद के अंदर आप 4 ऐसे ऐसे शब्द महोदया को कह सकते हैं, वो आप लोगों के साथ बात करते करते ही ऐसा श्लोक बना देंगी जिनमें वो 4 शब्द अपने आप आ जाएं। वो 4 शब्द 2 अक्षर के होने चाहिए। अक्षरों का बंधन नहीं है, 2 3 अक्षर, 3 अक्षर भी हो सकते हैं और वो किसी भी भाषा के हो सकते हैं। परंतु एक और नियम होता है कि अगर किसी ने वो ऐसे पद दिए हैं तो उनको भी एक तैयार करना पड़ता है। ये इसलिए है कि आप कुछ भी हाथ ना दो, वो संस्कृत में घटित होने चाहिए शब्द। एकदम से अगर कुछ फ्रेंच या जर्मन शब्द दे दिए तो वो संस्कृत में घटित करना कठिन हो जाता है। अस्तु, तर्हि छात्राः कदाचित् न जानीयुः, अतः मम पक्षतः एव इदानीं दीयते। तुम मिले दिल खिले इति प्रसिद्धः पंक्तिः।
तुम मिले दिल खिले। हिंदी हाँ। गीतम। एवं। तो इदानीं छन्दः अपि कथ्यताम्। विषयः कथ्यतां वा किम्? विषयः अपि छन्दः अपि। अस्माभिः दीयताम्। आमाम् आमां तथैव तो भवति। छात्राः अत्र दातुं शक्नुवन्ति खलु। आमाम् अब ये शब्द भी आएंगे। अब विषय आप लोग बताएं कि क्या विषय होना चाहिए उस श्लोक का। उसी विषय के अंदर ये 4 शब्द आ जाएंगे। तो आप में से कोई विषय देना चाहे तो दे सकता है। राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति का उत्तम। एवं सरी महोदया, हम सबके साथ बात करते करते ही छंद भी बताइए। कौन से छंद में आप? नहीं, मालिनी में न, तुम न संभव तुम मिले दिल खिले नहीं। हो सकता है मालिनी में हो जाएगा। हम्म। अस्तु। नहीं नहीं, हाँ मालिनी। अस्तु। कदाचित। हाँ चलो, तो राष्ट्रभक्ति के ऊपर मालिनी छंद में और तुम मिले दिल खिले, इस इन पंक्तियों का आपको हम सबके साथ बातें करते करते ही आप मन में साथ में श्लोक निर्माण करेंगी। तो मेरा आपसे, एक अष्टावधान में एक व्यक्ति होता है जो जिसका काम होता है अवधानी का ध्यान भंग करना। तो और उसका काम होता है बेकार के फालतू प्रश्न पूछना, जिससे वो अवधानी अपना जो कार्य है वो अच्छे से ना कर पाए, ऐसा वो उसको कोशिश करना होता है, ऐसे उसको दुस्साहस करना होता है। उस दुस्साहस के लिए मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप आईआईटी मुंबई से अपने संस्कृत विषय को आधार बना करके पीएचडी की, तो बच्चे बहुत चकित हैं और हम भी चकित हैं कि क्या आईआईटी के क्षेत्र, मतलब आईआईटी में जाकर के भी संस्कृत में पीएचडी वगैरह करी जा सकती है, और कैसे हम वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है, क्या चीज? तो आईआईटी में अगर आप कुछ आगे करना चाहते हैं तो एक तो चीज होती है कि संशोधन की क्षमता बढ़ाना, क्योंकि आईआईटी जैसे स्थानों पर संशोधन को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आपको, अगर आपने खुद की जो बुद्धि है उसको अगर आपने सिद्ध किया है तो वहाँ गुणवत्ता को ही प्राधान्य दिया जाता है पीएचडी में। इसलिए आप अपनी गुणवत्ता अगर सिद्ध कर पाए और आपने आपकी संशोधन की क्षमता उनको दिखा दी तो फिर आईआईटी में अवश्य ही आपके लिए स्थान है। तो मेरा भी वैसे ही हुआ कि मेरा पहले से तय था कि मुझे पीएचडी करनी है, इसलिए मैंने अप्लाई किया। और वो उनकी वो पद्धति होती है उस प्रकार से, एंट्रेंस एग्जाम, फिर इंटरव्यू, साक्षात्कार, जो भी उनके प्रकार से वो होता है। परंतु वही है कि आपको प्रपोजल देना पड़ता है कि इस विषय में मैं काम करने के लिए इच्छुक हूँ। आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना पड़ता है और क्या क्या चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो आपको देखना पड़ता है। और अगर आप में जो क्षमता है वो उनको दिख जाए तो वो अवश्य ही आपको स्थान दे देते हैं। तो इसलिए गुरुकुल के भी विद्यार्थी वहाँ है जो पीएचडी कर रहे हैं। राम सुब्रमण्यम सर और मल्हार सर, ये दो प्रोफेसर अभी आईआईटी बॉम्बे में हैं। तो उनके साथ गुरुकुल के भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऐसे ही पारंपरिक पद्धति से कुछ शास्त्र पढ़े हैं, परंतु वो आगे जाके कुछ आधुनिक विषय पर भी काम करना चाहते हैं। उसके लिए वो मतलब ओपन माइंडेड है, इसलिए उनको वहां उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि आईआईटी में एक होता है कि केवल और केवल आप संस्कृत को ही लेकर नहीं बैठ सकते, कुछ आपको मॉडर्न रेलेवेंस दिखाना पड़ता है, या फिर आज का जो कुछ टेक्नोलॉजी के विषय में, तंत्रज्ञान में जो कुछ चल रहा है उसके साथ आपका विषय कैसे अलाइन होता है वो अगर आप दिखा पाए, या आपके गाइड ने आपको कुछ ऐसे विषय बताया, तो उस तरीके से काम करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा अगर है तो अवश्य ही वहाँ पीएचडी करना संभव है। हमारे जो विद्यार्थी हैं हम लोगों की दर्शन शास्त्र से मोस्टली पढ़ाई होती है, तो उससे आईआईटी से क्या कनेक्शन पॉसिबल है? फिलोसफी का भी क्या, मतलब कोई ऐसी फील्ड्स भी वहाँ अवेलेबल होती हैं कैसे?
हाँ, मतलब दर्शन शास्त्र में भी कौन सा दर्शन विषय विशिष्ट रूप से इदानीं जैनदर्शनमेव अधीयते। किम, न्याय दर्शन, जैनदर्शनम्। जैन दर्शन। हाँ हाँ हाँ, एवं एवं। जैन दर्शन का ऐसे विशिष्ट रूप से मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने मेरे कालावधि में ऐसा देखा नहीं है। परंतु वहाँ मतलब दर्शन शास्त्र या उस प्रकार के विचार करने के लिए स्कोप तो निश्चित ही है। मतलब जैन दर्शन में ऐसा क्रिटिकल कुछ अगर मुद्दा आप ले आए और उसका रिसर्च में कैसे प्रयोग हो सकता है, ये अगर आप दिखा पाए तो वहां आपको कार्य सिद्धि हो सकती है। या फिर वहां जो भी काम चल रहा है वहां आपका शास्त्र कैसे आप उपयोग में ला सकते हो, इस पर आपको खुद से ही थोड़ा विचार करना होगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कार्य वहां चल रहे हैं। वो देख के अगर आपके हिसाब से या आपको आपके शास्त्र में कुछ दिख रहा है कि इसका उपयोग हो सकता है, तो वो अगर आपने प्रपोज किया तो अवश्य ही वहां आपका विचार किया जाएगा, क्योंकि उनको मनुष्य बल तो चाहिए। विद्यार्थी ही है जो आगे जाके प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इस तरीके से अवश्य ही विचार हो सकता है। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि बिल्कुल आपने जो काव्य लिखना प्रारंभ किया उससे पूर्व में आपके भी बहुत सारे काव्य प्रिय रहे होंगे, जिससे आपको मोटिवेशन मिला होगा कि मैं भी इस प्रकार के काव्य लिखूं। तो उनमें से सबसे फेवरेट आपके पद्य या काव्य कौन से हैं? तो काव्य के बारे में बोले तो काव्य ये विषय बहुत पहले से ही मुझे प्रिय था। मेरी शुरुआत स्तोत्र से हुई है। मतलब स्तोत्र काव्य मैं बहुत पढ़ती थी जब मैं विद्यालय में थी, तब भी शंकराचार्य जी के स्तोत्र मैं बहुत पढ़ती थी। तो उनका तब बहुत ज्यादा प्रभाव था, और अर्थात वो आगे भी मतलब अभी तक वो है ही प्रभाव। पर उस समय जो मैं स्तोत्र लिखती थी, मैंने भी प्रथम शुरुआत स्तोत्र लिखने से ही की है। महाकाव्य तो बाद में लिखा, उसके पहले मैंने बहुत सारे स्तोत्र लिखे थे। तो मेरे स्तोत्रों पर आचार्य जी का बहुत प्रभाव था, क्योंकि उनके कृष्णाष्टकम हो, गोविंदाष्टकम, ये सारे स्तोत्र मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। फिर वल्लभाचार्य जी है, उनके मधुराष्टकम है, नंद कुमाराष्टकम है, ये भी मैं बहुत आनंद से पढ़ती थी। तो वो प्रथम है कि जो मैंने पढ़ा और मुझे मोटिवेशन मिला कि आगे पढ़ना है। फिर बिल्व मंगलाचार्य जी है, आपने नाम सुना होगा। वृंदावन में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। लीला शुक ये नाम लेके उन्होंने कुछ रचनाएं की है। प्रसिद्ध रचनाएं उनकी गोविंद दामोदर स्तोत्रम है, या कृष्ण कर्णामृतम, ये तो बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर काव्य है। एक दृष्टि से देखा जाए तो वो स्तुति पर काव्य है, या तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जो वास्तव में ही कर्णामृतम है, अमृत ही है कर्णों के लिए। दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो एक उत्कृष्ट प्रति का मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य यानी कि आप जानते होंगे कि जो श्लोक एक दूसरे से उनका संबंध नहीं है, हर एक श्लोक स्वतंत्र रूप से रसोत्पत्ति करने में सक्षम है। तो इस प्रकार के काव्य के रूप में अगर आप देखेंगे, अगर आप भक्त भी नहीं है लेकिन केवल काव्य के रूप में देखेंगे, तो भी उसमें इतना रस है और इतने सुंदर सुंदर प्रकार से उन्होंने वर्णन किए हैं कि एक कवि के लिए भी वो बहुत एक आनंद की चीज होती है। तो उसमें से एक श्लोक मैं बताना चाहूंगी, जो श्लोक ही आपको बता देगा कि वो काव्य कितना सुंदर है। वो कहते हैं, नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमेतेन, आतपतापित भूमौ, माधव माधाव माधाव। अभी कोई संस्कृतज्ञ नहीं है, वो भी ये सुन के उनको आनंद होगा कि क्या सुंदर शब्द रचना है। तो उसमें वो गोपी है, वो श्री कृष्ण को कह रही है कि नीतम यदि नवनीतम, यदि त्वया नवनीतम नीतम अस्ति, अस्तु नाम नय, अधिकम नय, परंतु एषा भूमिः आतपेन नाम सूर्येण तापिता अस्ति, तत्र त्वं मा धाव। ये तपी हुई भूमि पर तुम दौड़ो मत, तुम्हारे कोमल पैरों को दर्द होगा। तो ये जो सुंदर भाव, जो गोपी के मन का भाव उन्होंने लाया है, तो भाव के भी स्तर पर वो उत्कृष्ट है, शब्दों के भी स्तर पर, और कल्पना शक्ति के हिसाब से अगर हम सोचे तो उस स्तर पर भी वो एक उत्कृष्ट काव्य, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे अनेकों पद्य कृष्ण कर्णामृतम में है।
वो पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला। मतलब मुझे तब पता नहीं था कि ये काव्य सुंदर है तो पढ़ना चाहिए, परंतु सौभाग्यवशात मेरे हाथ लग गया और मैंने पढ़ा, तो उसमें से भी मुझे बहुत क्या फायदा हुआ या उससे आनंद मिला, और भी एक कवि के रूप में, और मेरी प्रगति भी उससे और अच्छे तरीके से हो पाई। फिर पुराण वगैरह है, मैं भागवत पुराण पढ़ती थी, या फिर रामायण महाभारत हो, वो आख्यान उपाख्यान, उसकी शैली, उसका भी प्रभाव मुझ पर हुआ था, तो वो मैं पढ़ती थी। और एक मेरा सबसे प्रिय काव्य अगर बताऊं तो बाणभट्ट जी की कादम्बरी। ऐसे तो लोग ज्यादा उस मार्ग पर जाते नहीं, क्योंकि कादम्बरी कठिन है, एक विंध्याटवी की तरह वो बहुत गहन है, और उसमें अगर कोई व्यक्ति जाए तो बाहर निकलना मुश्किल, ऐसे उसका वर्णन किया जाता है। परंतु जिसको एक बार कादम्बरी का रस समझ में आ गया है, वो कादम्बरी को नीचे रख ही नहीं सकता। कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते इति यद्वाक्यम अस्ति तत् सर्वथा सत्यम। तो कादम्बरी ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। उसमें जो भी वर्णन आए हैं, विशेष रूप में पुंडरीक और महाश्वेता की जो कथा है, उस उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तो वो भी एक है जिससे मैंने बहुत प्रेरणा पाई। तो अवश्यमेव तत्र मुखादारभ्य एव यथा वर्णनं तत्र कविना कृतमस्ति, तत्र नाम उपमा उपमा गर्भित उत्प्रेक्षाणां तथा यथा प्रयोगाः तत्र विहिताः वर्तन्ते, तद्वारा अवश्यमेव अस्माकं रोमाञ्चः जायते एव। नाम तत्सर्वमपि दृश्यं साक्षादेव समक्षमेव पुरतः एव तत्र इदानीम् आचर्यते इति तथा प्रतीयते। अभी च इदानीं तथा भाति कि आपने बीच बीच में हमसे बात करते करते पक्का एक लाइन बना ही दी है। और तो मेरा निवेदन है, आप अगर एक लाइन आपने बना दी हो तो आप पहली लाइन बच्चों के सामने जरूर रखें। अवश्य। तो क्या होता है, एक होता है रचना करना, दूसरा होता है उसको याद रखना। तो आपकी स्मरण शक्ति का भी बहुत उसमें उपयोग होता है। तो मैं अभी थोड़ा मेरे स्मरण शक्ति पर तनाव डाल के कुछ विचार करती हूँ। तुम मिले दिल खिले। घटयितुमथ यत्र राष्ट्रस्य वृद्धिम। घटयितुमथ, तुम, 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 यदपि घटयितुमिह घटयितुमथ वाञ्छां यत्र राष्ट्रस्य वृद्धिम इति प्रथमा पंक्ति। मानी छंद में है घटयितुमथ वाञ्छां यत्र राष्ट्रस्य घटयितुमथ वाञ्छां यत्र राष्ट्रस्य वृद्धिम। घटयितुमथ वाञ्छां यत्र राष्ट्रस्य वृद्धिम। तो इस पहली लाइन अच्छा, दो तैयार हो चुके हैं, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ, तो हाँ, एक पंक्ति तैयार है जिसमें तुम आया है। अब जो दूसरी पंक्ति बोली जाएगी उसमें क्या आएगा? मिले इति। अवश्य। कथमपि च मिलेन्नः, कथमपि च मिलेन्नः राष्ट्ररक्तो महात्मा। कथमपि च मिलेन्नो राष्ट्ररक्तो महात्मा। कथमपि च मिलेन्नः राष्ट्ररक्तो महात्मा। अधुना दिल खिले। दिल खिले इति। अस्तु, करिष्यामि। पुनः कथमपि, कथमपि च मिलेन्नो राष्ट्ररक्तो महात्मा। कथमपि च मिलेन्न, मिलेन्नो, नो, नः, नः इत्यस्य नो, मिलेन्नो राष्ट्ररक्तो महात्मा। रक्तः, अनुरक्तः तथा। राष्ट्ररक्तो महात्मा। हाँ, तो इदानीं व्याख्यानम् अन्ते करिष्यामि। एवम् एवम्, अस्य अर्थम् अन्ते साकरिष्यति एव। इदानीं द्वितीया अपि पङ्क्तिः इदानीं सिद्धा अस्ति। तत्र कथमपि च मिलेन्नो राष्ट्ररक्तो महात्मा। अत्र मिले इति आगतमस्ति, तर्हि तुम मिल गए हो। इदानीं दिल खिले इति अवशिष्टमस्ति।
हा। अपि च इदानीं मम अग्रिमः प्रश्नः वर्तते इदानीं कि भवतीनामपि नैकाः तत्र रचनाः सन्ति, तर्हि तासु रचनासु इदानीं भवत्यै यत्किञ्चिदपि अत्यन्तमेव रोचते तादृशं किञ्चित् काव्यं पद्यं वा तत्र प्रतिपाद्यतामिति। एवम् अवश्यम्। मम समीपे पुस्तकमस्ति। मम पुस्तकं नाम काव्यानां सङ्ग्रहरूपेण। तत्र एकं लक्ष्मीस्तवनमिति मया रचितमासीत्। तत्र भगवत्याः लक्ष्म्याः वर्णनं किञ्चित् काव्यरूपेण कृतं। तत्र कञ्चन श्लोकं पठिष्यामि। हा, एतत् वसन्ततिलका छन्दसा रचितम्। प्राक्प्राप्तितस्तव खरः कमठः स जातः, त्वां प्राप्य देवि रमणीतनुमा बभार, सामर्थ्यमम्ब तव विष्णुयशो रहस्यं, लीलामयि प्रणतयः शतशस्त्वदङ्घ्रौ इति लक्ष्मीदेवीं प्रति एवम् उक्तमस्ति यत् विष्णोः यदपि सामर्थ्यमस्ति तत् तवैव कृपया। तत् कथं? प्राक् प्राप्तितस्तव खरः कमठः जातः। सर्वेपि समुद्रमन्थनकथां जानन्ति एव। लक्ष्मीः समुद्रात् उत्पन्ना अभवत्। तत्पूर्वं यदा सा विष्णोः समीपे नासीत्, समुद्रे लीना आसीत्, नाम विष्णुः एकाकी आसीत्, तदा किं जातं? सः कमठः जातः। कमठः नाम कच्छपः। उन्होंने करकूर्म अवतार लिया था वो मंदर पर्वत को धारण करने के लिए। और कमठ कैसे होता है? कठिन कवचधारी, ऐसे वो होता है ना, मतलब जिसमें भावना नहीं है, जो कठोर है, जिसका शरीर कठोर है, ऐसा वो कूर्म होता है। परंतु जब उन्होंने देवी को प्राप्त कर लिया, लक्ष्मी जी से उनका विवाह हुआ, उसके बाद अमृत को जब वो बांट रहे थे तब उन्होंने क्या किया? रमणी तनु मा बभार, त्वाम प्राप्य देवी रमणी तनु मा बभार। उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके फिर देवों और दैत्यों को मोहित किया। तो ये कैसे भेद है वो आप देखिए। प्रथम उन्होंने कूर्मा का रूप लिया, परंतु लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद एक सुंदरी का रूप लिया जिसमें रस है। तो ये उनमें कहां से आया? तो देवी लक्ष्मी की ही कृपा से। इसलिए सामर्थ्यम अम्ब तव विष्णु यशो रहस्यम, विष्णोः यशसः यद् रहस्यम अस्ति, किं तद् रहस्यम? तव सामर्थ्यम। तव सामर्थ्येन एव विष्णोः यशः वर्तते। लीलामयि प्रणतयः शतशस्त्वदङ्घ्रौ, त्वं लीलामयी वर्तसे। जनाः वदन्ति यद् विष्णोः लीलाः सर्वाः सन्ति, परन्तु वयं तु जानीमः यत् तत् सामर्थ्यं भवदीयमेव। अतः त्वं लीलामयी, तव अङ्घ्रौ शतशः प्रणामाः निवेद्यन्ते इति एतत् लक्ष्मीस्तवनादेकम्। अपरं किञ्चित् इष्यते वा? अथवा हा, न इतोपि एकः प्रश्नः। लेखने तत्र यदापि प्रारम्भः भवति तदा किञ्चित् फेवरेट् वृत्तं भवति कि एतस्मिन्नेव इदानीं वृत्ते इदानीं मया लिख्येत इति कदाचित् वाञ्छा भवति। तर्हि प्रारम्भे तत् किं वृत्तमासीत्, अपि च तत् परिवर्तितं वा कदाचित्, अपि च किमर्थम् इति? कौन सा छंद आपको फेवरेट था लिखना स्टार्टिंग में, कौन से छंद में? बाद में कोई चेंज हुआ या फिर, और क्यों ऐसा, क्या कारण रहा कि आपको उस छंद में लिखना ज्यादा पसंद आया? आरंभ में तो अनुष्टुप छंद जो सबसे आसान है और जिसमें हमें बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध होता है पढ़ने के लिए, वो मेरा सबसे मुझे पसंद था। परंतु वही नहीं, एक और प्रमाणिका छंद, वो भी मुझे बहुत प्रिय था, क्योंकि आचार्य जी का, शंकराचार्य जी का कौन सा स्तोत्र, व्रज भजे व्रजैक मंडनम, श्री कृष्णाष्टकद्वयम, ये जो स्तोत्र है वो मुझे बहुत प्रिय था और वो प्रमाणिका वृत्त में है। तो संयोगवशात मैंने भी जो प्रथम स्तोत्र लिखा है वो इसी वृत्त में लिखा है, प्रमाणिका। परंतु मैं ऐसा कहूंगी नहीं कि वो प्रमाणिका वृत्त में है, वो प्रमाणिका वृत्त का अनुकरण है, क्योंकि तब मुझे छंद पता नहीं था। जैसे एक सामान्यतः होता है, हम वो ट्यून का अनुकरण करते हैं, जैसे हम गा रहे हैं
उसका हम अनुकरण करते हैं। वो लघु गुरु होता है, उसमें रगण है, जगण है, ये सारी चीजें तब पता नहीं थी। ये मैं 8वीं या 9वीं में थी तब की बात कर रही हूँ। तो इतना सब पता नहीं था। पर वो ट्यून वो पकड़ ली थी, तो वो ट्यून लेके उसके आधार पर मैंने वो लिखा था। तो मैं कहूंगी नहीं कि वो प्रमाणिका वृत्त में है, परंतु कुछ उसके पंक्तियां प्रमाणिका में सिद्ध हो सकती है, कुछ में नहीं वो होता है वो। परंतु प्रभाव तो उसी छंद का था। तो प्रमाणिका एक है, अनुष्टुप उसके बाद है। ये जो श्रीमती चरित्रम मैंने लिखा है उसमें 90% अनुष्टुप छंद ही है, क्योंकि आख्यान पद्धति से वो लिखा है। और पुराणों में जैसे आख्यानों में अनुष्टुप वृत्त आता है, वैसे ही यहाँ है। तो अनुष्टुप भी मेरा प्रिय वृत्त है। और उपजाति, यानी कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, ये भी उसमें एक स्वाभाविक गति है, तो वो भी मुझे प्रिय था। उसके बाद शार्दूल विक्रीडितम, ये भी एक प्रसिद्ध छंद है, वो भी बहुत ही सुंदर है, तो वो प्रिय था। और भी बहुत सारे, मतलब पढ़ते तो रहते थे ना, तो बहुत सारे वृत्त प्रिय थे। जैसे मंदाक्रांत है, स्रगधरा है, पृथ्वी वगैरह थोड़ा बाद में आया, परंतु ये सारे वृत्त बहुत पहले से मेरे साथ है। उसके बाद मैंने, हाँ, बहुत सारे वृत्तों को फिर अपनाया भी है, क्योंकि जब आप एक प्रकार के वृत्तों में बहुत कुछ लिख लेते हो, तो आपको खुद को भी एक लगता है कि मुझे खुद को भी चैलेंज करना है। अभी ये वृत्त तो अपने हो गए, इसमें हम लिख सकते हैं, परंतु जो जिन वृत्तों में अभी तक लिखा नहीं है, उसमें प्रयत्न करके देखना चाहिए। तो ये एक स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हुई। तो वो लेके भी मैंने बहुत सारे अलग अलग वृत्तों में लिखा। मतलब बाद में मैंने वो छंद शास्त्र का अध्ययन किया, तो फिर वो वृत्त ठीक से पता चलने लगे। फिर पृथ्वी में लिखा मैंने, हरिणी छंद में लिखा। परंतु हरिणी में मेरी गति उतनी तब अच्छी नहीं थी। बाद में मुझे, और जब विद्वानों ने गाइड किया, तब मुझे पता चला कि यतिभंग ये भी एक प्रकार होता है। वो मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद मैंने वो थोड़ा सा ठीक किया, जो भी गलतियां थी। दोषाय अपि कल्पते तत् यतिभङ्गं विधाय नाम हाँ। हा तत् कदाचित् ते दोषान् अपि तत्र दोषत्वेन अपि तदेव कदाचित् स्वीकुर्वन्ति। वयं चिन्तयामः स्म यत् केवलं छन्दसः सर्वं परिपूरितं, लघुगुरु सर्वं सुष्ठु न्यस्तं नाम एतत् योग्यमेव अस्ति इति। परन्तु यतिभङ्गः भवति तदा महान् दोषः अस्ति इति छन्दशास्त्रेण कल्पितमस्ति इति यदा ज्ञातं, तदा मया चिन्तितं, भोः, बहुतरम् अधुना समीकरणीयम् इति। परन्तु तदनन्तरं समीकृतमपि, परन्तु तदेव भवति, वयं ज्ञात्वा एव अग्रे अग्रे प्रगतिं कुर्मः। इसलिए ये भी छंदों में मैंने रचनाएं की, और फिर ऐसे करके ही अभी तक आगे आई हूँ। छात्रः किंचित पृष्टु। अवश्य। यतिभंग क्या होता है हिंदी में? जैसे आप लोगों को पता होगा, यति होती है जैसे रसई रुद्रैश् छिन्ना यमन सबला गश्क, तो रसैः नाम कति? षड् एवं। तर्हि इदानीं यदि मया तत्र किंचित चिंतितं कि महावीर स्वामी है ना, तो नयन पथ, परंतु इदानीं महावीर स्वामी एकं पदम् अत्र समाप्तं खलु। परंतु यदि अत्रैव किंचित परिवर्तनं विधाय कि तादृशं यदि तत्र पदं यदि मया नियुज्यते, यद्द्वारा तत् पदम् अग्रे यति नाम जहां यति समाप्त हो गई है उसके आगे की मेरा अगर शब्द जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, एक सार्थकता को वहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसमें यति भंग हो जाता है। आधा ही शब्द मैं पढ़ चुका हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान बोलना, तो भ एक जगह चला गया और गवान आगे चला गया, तो गवान बोलने में बहुत अजीब लगेगा ना, तो वो अनर्थक प्रसंग भी आ जाएगा, नकार का रकारवत उच्चारण कदाचित हो जाए तो अतः वैसा यति भंग पूर्वक नहीं लिखना चाहिए। तो लिखते वक्त भी वो विचार करना चाहिए कि यति कहाँ है, ऐसा। सही है, आपने बहुत अच्छे उसका व्याख्यान किया। एकः इतोपि प्रश्नः, छात्रेषु कोऽपि प्रष्टुकामश्चेत् नैव एवं। हा, इदानीं ते केवलं प्रतीक्षन्ते तत्र पङ्क्तिद्वयं श्रोतुमिति। हाँ, तृतीयां वदामि वा? हा, एवं। एवं तृतीया उक्तिः,
हम्म, हम्म, हृदि लसतु हृदि लसतु सदा मे यद्धितं मातृभूमेः। हृदि लसतु सदा मे यद्धितं मातृभूमेः। हृदि लसतु सदा मे यद्धितं हितं यद्हितं मातृभूमेः। दिल इति आगतम्। चतुर्थमपि वदामि। जगति तदखिले मे भारतं लालसीतु। जगति जगति तदखिले मे भारतं लालसीतु। लालसीतु इति किं यङ्लुगन्तः प्रयोगः। पुनः जगति जगति तदखिले मे भारतं लालसीतु। अधुना जैसे कि कहा गया कि याद रखना भी चैलेंज है, तो आपको पूरा छंद सुनाना है स्टार्ट टू एंड, जो आपने स्वयं बनाया है। तदेव स्मृत्वा सम्पूर्णं पद्यं कथनीयं भवति अन्ते। तद् अहं यतिष्ये। तुम मिले दिल खिले घटयितुमथ वाञ्छां यत्र राष्ट्रस्य वृद्धिं। घटयितुमथ वाञ्छां यत्र राष्ट्रस्य वृद्धिं मिलेत्। कथमपि च मिलेन्नो राष्ट्ररक्तो महात्मा। कथमपि च मिलेन्नो राष्ट्ररक्तो महात्मा। हृदि लसतु सदा मे हृदि लसतु सदा मे तदेव भवति। यदन्ते कृतमस्ति न तत् प्रथमं विस्मर्यते। हृदि लसतु सदा मे अन्तिमं तु जगति तदखिले मे भारतं लालसीतु। हाँ, तद् यद्हितं मातृभूमेः। हाँ, हृदि लसतु सदा मे यद्धितं मातृभूमेः। जगति तदखिले मे भारतं लालसीतु इति। अधुना धन्यवादः। अधुना किञ्चित् पश्यन्तु, तत्र हृदि लसतु, तत्र दिल इति आगतं। हृदि लसतु सदा मे यद्धृतं मातृभूमेः। जगति तदखिले, अखिले खिले इति आगतं। दिल खिले है ना। जगति तदखिले मे भारतं लालसीतु इति। किञ्चित् व्याख्यानं करोमि अधुना। एवं घटितुमथ वाञ्छां यत्र राष्ट्रस्य वृद्धिम्। अहं राष्ट्रस्य वृद्धिं घटयितुं वाञ्छामि। मैं मेरे राष्ट्र की वृद्धि किसी तरीके से घटित करना चाहता हूं या चाहती हूं। मिलेन्नः कथमपि च मिलेन्नो राष्ट्र रक्तो महात्मा। कोई ऐसा अच्छा आदमी, अच्छा महात्मा मिलना चाहिए जो राष्ट्र में अनुरक्त है, तो ही वो राष्ट्र की वृद्धि के लिए हमें सहाय करेगा। ऐसे अनेक लोग मिलने चाहिए। तो कथमपि च मिलेन्नो राष्ट्र रक्तो महात्मा। हृदि लसतु सदा में यद हितम मातृभूमेः। मेरी मातृभूमि का जो भी हित है वो सदैव मेरे हृदय में ऐसे स्पंदित होता रहे, सदैव प्रकाशित होता रहे। और जगति तदखिले में भारतम लालसीतु। मेरा जो भारत देश है वो फ्रिक्वेंटली, वो यंग लुगंत प्रयोग का वो महत्व है कि लसतु मतलब वो प्रकाशित हो, पर लालसीतु मतलब बारंबार सदैव वो संपूर्ण विश्व में मेरा भारत प्रकाशित होता रहे। ऐसा इसका अर्थ है। इस प्रकार से इस छंद में तुम मिले दिल खिले ये भी आ गया। मालिनी वृत्तम अपि इदानीम आचरितम अपि च राष्ट्रभक्ति ही अपि अत्रैव कृता वर्तते।
नाम अस्माभिः इदानीं भवन्तः दृष्टवन्तः एव सर्वेषामपि प्रश्नानां तत्र साक्षात् उत्तरमपि ददाति। तो इन्होंने कब सोचा होगा, कब लिखा होगा, कब अक्षर सेट किए होंगे, ये कल्पना भी अभी हम लोग नहीं कर सकते। मैंने खुद सोचा पर मेरे से एक भी अक्षर नहीं लिखा गया। तो ये कार्य जितना लगता है उतना सरल नहीं है, परंतु यही मतलब वैदुष्य होता है कि इतना मुश्किल लगने वाला कार्य भी सरलतया से सुसाध्य है, ऐसा मतलब साक्षात प्रतीत होता है। तो एतद् अवश्यम एव एतादृशं वैदुष्यं भवतीनां यदस्ति तद् भवतीनां तत्र साक्षात् न केवलम् एतस्मै नाम जन्मने अपि तु तत्र साक्षात् अपवार्गाय अपि तत् साधन भवतः एव कृपा तदेव सत्यम्। इतोपि कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति वा? अस्तु, तर्हि अन्ते इदानीम् इमे छात्राः इदानीम् अत्यन्तमेव प्रेरिताः सन्ति, अवश्यमेव नूनमेव, परन्तु एतेपि इदानीं निश्चप्रच्छन् तत्र शास्त्रे एव निमग्नाः भवितुं कदाचित् ईहन्ते। कदाचित् किं भवति, तत्र अन्याः तत्र आकाङ्क्षाः आगच्छन्ति मध्ये, तर्हि नैकाः समस्याः अस्माकं जीवने मध्ये आयान्ति, यद्द्वारा शास्त्र सरणिः अस्माकम् अस्ति साक्षात् तत्र न आश्रियते। तो कैसे वो चीज हमारे जीवन में मतलब शास्त्र हमारे जीवन में कैसे ला सकते हैं, या आपकी यात्रा से आपने क्या सीखा, एक दो चीजें जो विद्यार्थियों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आमां शास्त्रस्य अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। नाम यदापि भवन्तः अग्रे कुत्रापि गच्छेयुः, प्रथमः प्रश्नः अयम् आगच्छति, किं कथमं शास्त्रं भवता अधीतमिति। तो इसलिए शास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। आपको आईआईटी में जाना हो या आईआईएम्स जैसे जगहों पर, परंतु अगर आपका बेस ही अगर पक्का नहीं है तो आप उस पर आधारित जो आगे के कार्य है वो आप कदापि कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक कोई शास्त्र पकड़ के आपको उसका एक जो बोलते हैं ना वर्टिकल अध्ययन, वो आपको करना ही चाहिए। बाकी आप हॉरिजॉन्टल बहुत सारे विषयों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन अवश्य ही कीजिए, वो आवश्यक है ही। हम जो विद्यालयों में या महाविद्यालय में जो अनेक विषय रखे होते हैं वो उसी के लिए होते हैं कि आपका एक संपूर्णतः एक कुछ अध्ययन आपका हो। परंतु हम जिस क्षेत्र में है या कोई भी क्षेत्र हो, कोई केवल संस्कृत ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी अगर आप देखेंगे तो एक वर्टिकल अध्ययन यानी कि एक विषय लेके उसका एक बहुत गहन अध्ययन यह आवश्यक ही होता है। और आप जितने भी यशस्वी लोग देखे, आप ये जान सकते हैं उनको देख के कि उन्होंने कोई एक विषय को लेकर इतना उस पर अध्ययन किया है कि उस विषय में वो सबसे उत्तम स्तर पर पहुंच गए हैं। इसीलिए एक स्तर पर पहुंचने के बाद आप सोच सकते हो कि अब मैं कहाँ कहाँ कोलैबोरेशन करूं, या अब मैं मेरा जो ज्ञान है उसका लोगों के फायदे के लिए या किसी और विषय के साथ संलग्न करके और आगे मैं क्या सोचूं, ये आप उस स्तर पर जाने के बाद सोच सकते हो। परंतु अभी आप जिस स्थिति में हो, आपको पूर्णतः आपका लक्ष्य केवल अध्ययन और एक विषय लेके उसका अध्ययन ये होना चाहिए। फिर वो विषय कौन सा भी क्यों ना हो। अगर आपको गणित में रुचि है तो गणित, अगर आपको न्याय दर्शन में रुचि है तो न्याय, अगर जैन दर्शन में से कोई एक विषय लेकर आपको रुचि है तो उसमें आपको अंदर तक जाना चाहिए। उसमें आप जितना अंदर जाएंगे आपको यही पता चलेगा कि ये विषय और भी ज्यादा गहन होता जा रहा है। तो उसमें से भी आपको कोई एक फिर से विषय पर आपको आपका ध्यान केंद्रित करना होगा कि मैं अभी इसी विषय में और आगे जाके अध्ययन करूंगा। तो ये जब आप करेंगे तो उस विषय में आपका कौशल्य इतना अधिक हो जाएगा कि उस स्तर पर आप पहुंच जाएंगे कि अब आगे का जो भी कार्य क्षेत्र है आप खुद डिसाइड कर पाओगे। और आपका कौशल्य इतना अच्छा होना चाहिए कि विद्वानों को आपके पास आना चाहिए कि इस विषय में अगर मुझे कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो यही व्यक्ति है, मैं इसी के पास जा सकता हूँ, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। तो इतना आपको मास्टरी, आपको कौशल्य उसमें पाना चाहिए। तो उसके लिए अभी से आप प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को यूनिवर्सिटी पैटर्न की वजह से वो मिला नहीं है, आपको वो इतने अच्छी तरीके से प्राप्त हो रहा है और अच्छे अच्छे लोग आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसका आपको पूरी तरह से लाभ लेना ही चाहिए। और जैसे कि श्लोक में बताया है, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, वो तो हमेशा होने वाला है, विघ्न तो आएंगे, परंतु प्रारब्धम उत्तम गुणा न परित्यजन्ति।
जो मध्य में छोड़ देते हैं वो मध्यम स्तर के लोग होते हैं। उत्तम स्तर के लोग वो होते हैं वो जो कितना भी विघ्न आने पर भी अपना कार्य छोड़ते नहीं है। इसलिए मैं आपको यही संदेश दूंगी कि आप अपना कार्य करना और अध्ययन करना कदापि मत छोड़िए। मैंने भी वही किया और आज भी मैं अध्ययन ही करती हूँ। और हमेशा हमें विद्यार्थी दशा में ही रहना चाहिए, उसी से हमारी प्रगति होती है। तो यही एक मुझे कहना था। एक विद्यार्थी का लिखित प्रश्न आया है। जी। आपने इतनी कम उम्र में इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली है, अब आगे जीवन में आपका क्या लक्ष्य है? वाह वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब अभी तक जो भी प्राप्त किया वो भी मेरी लक्ष्य के लिस्ट में था ही नहीं। वो ऐसे ही भगवत कृपा से हो गया। मेरा लक्ष्य हमेशा से विद्या अर्जन करना यही था। जैसे मैंने अभी कहा कि विद्यार्थी ही मुझे हमेशा बने रहना है। इसीलिए अभी जो भी वर्क कमिटमेंट्स हो, अभी अध्यापन भी अर्थात करना पड़ता है, पर उसमें से भी समय निकाल के रिसर्च, संशोधन और उस माध्यम से खुद का अध्ययन, यही मुझे करना अच्छा लगता है। और आगे का लक्ष्य अगर पूछे तो काव्य में ही मतलब काव्य में मुझे रुचि है ही, तो और काव्य लिखना और संशोधन करते रहना, यही अभी के तो मेरे यही लक्ष्य है। अवश्यमेव स्वाध्याय मा प्रमादयति यथोक्तमेव। ये स्वाध्याय ही वास्तव में हमारे जीवन में होना चाहिए, और एक शास्त्र को मुख्य करके, एक धारा को मुख्य करके हम सभी को अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए। साथ में मैं बता दूं, आपका बस काव्य में नहीं, अपने शायद कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में या कहीं पर शाब्दबोध के आधार पर भी व्याकरण मतलब अनुश्रुत्य। हाँ हाँ, मेरा पीएचडी विषय व्याकरण का शाब्दबोध है, तो वो इसका एक भाग मैंने वहां प्रदर्शित किया था। तो छात्राः कदाचित् इदानीं न जानीयुः, परन्तु इदानीं यथा एकं वाक्यं भवति, है ना, रामः तण्डुलान् पचति इत्यत्र केवलं रामशब्दस्य कः, तण्डुलशब्दस्य कः अर्थः, पचति इत्यस्य कः अर्थः, कस्य कुत्र अन्वयः, है ना, एकैकस्य सुबर्थस्य नाम प्रत्ययस्य प्रकृतेः वा तत्र पृथक् अर्थः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते न वा इति सर्वमपि आश्रित्य शाब्दबोध एक तैयार किया जाता है कि पूरे वाक्य से क्या पूरा अर्थ निकल रहा है। तो और वो शाब्दबोध अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग विशेष्यक होता है। व्याकरण मत के अनुसार वो व्यापार मुख्य विशेष्यक शब्दबोध किया जाता है। साथ ही यदि न्याय मतम तत्र आश्रियते चेत् तत्र प्रथमान्त मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः भवति, अपि च मीमांसा आश्रियते चेत् भावना मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः भवति। तो वाक्य का मुख्य विशेष्यक क्या होता है, कैसा होता है, उसके आधार से ही आपकी पूरी पीएचडी है। तो आप सोच सकते हैं कि अकेला काव्य ही नहीं, काव्य अध्ययन, काव्य लेखन और भावनियोजन, भावना स्वाध्याय और साथ में व्याकरण आदि शास्त्रों का, और आपका एमए का विषय वेदांत रहा है, तो वेदांत पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति साक्षात वेदांत में प्रवेश नहीं करता है, उसके पूर्व में बहुत सारी भूमिका तैयार करता है, तो वो भी आपकी तैयार है। तो एक पहले वर्टिकल अध्ययन हम सभी का हो, और उसके साथ हॉरिजॉन्टल बहुत सारा अध्ययन हमको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वो सर्व शास्त्र को उपकृत करने के लिए कारण होते ही होते हैं। इतोपि कोऽपि प्रश्नः अत्र छात्राणाम्? एवम्, अस्तु तर्हि पुनः इदानीं सर्वस्यापि अस्माकं तत्र आश्रमस्य पक्षतः अपि च सम्यक् ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट यद्वारा एतत् शिबिरम् इदानीं चाल्यते, तर्हि तयोः अपि पक्षतः अपि च अस्माकं नाम समेपि विद्यार्थिनः, अहं च अस्मत् सर्वेषामपि पक्षतः तत्र हार्दिकीं तत्र कृतज्ञताम् अहम् इतः ज्ञापयामि। भवती मदीयां तत्र केवलं एकामेव सूचनां साक्षात् प्राप्य भवती प्रथमवारम् एव तत्र अनुमतिं दत्तवती। अपि च यह सायंकाले एव मया उक्तं कि कल आना है करके, अभी मतलब स्लॉट, क्योंकि प्रतिदिन ऐसा होता है ना कि गुरुजी का सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब वो पहले देखना पड़ जाता है बहुत बार। तो वो सब देख करके भी आपने बहुत सरलता से हम लोगों के लिए अनुमति प्रदान की, और मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं आपको दत्तपदी देने वाला हूँ। और उसमें भी मैं क्या दूंगा मुझे खुद को भी ध्यान में नहीं था। वो मैंने रिसेंटली, अभी मैं जयपुर में गया था और उमा महेश्वर अन्ना थे, तो उनका मैंने उनका अष्टावधान सुनने गया था, और वहां पर यही दत्तपदी दी गई थी, परंतु प्रसंग अलग था। अच्छा, हाँ, प्रसंग अलग था, वृत्त अलग था, और मतलब तो इसलिए मुझे
जो शब्द तुरंत आया और मैंने बनाने की कोशिश तो की, पर वो कुछ सफलता को प्राप्त नहीं हुई, परंतु अवश्यमेव प्रयतिष्ये यत् तथैव काव्यं कर्तुम् महान् अस्माकम् आनन्दः। उमामहेश्वरमहोदयं मिलितवान् इति तेन तस्य सकाशे अपि मया किञ्चित् अवधानकलायाः अधीतमस्ति, अतः सः अत्यन्तम् उत्तमः सरलः उत्तमः शिक्षकः अस्ति इत्यपि वक्तुम् तस्य विषये एव अहम् अत्यन्तमेव प्रभावितः, यथा तत्र शब्दरचना तेषां मुखादेव निस्सरति, तादृशी शब्दरचना अत्यन्तमेव तत्र सरलतया कार्याणि करोति। सरलतया। सत्य। अंत में एक बस एक प्रश्न 1 मिनट में अंदर मैं सुनना चाहूंगा कि इस अवधान कला को थोड़े से अंश में ही यदि हम सब धारण करना चाहे तो हम अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, क्योंकि मैंने आपसे इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें करी, उसके बीच में आपने श्लोक रचना कर दी, तो इतना कंसंट्रेशन हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में कैसे कराए कि 10 बातें हो रही हो और दिमाग में शास्त्र चले, तो वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अभ्यास से ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की मन या बुद्धि में इतनी क्षमता है कि जब वो कुछ चीज एकदम से तय कर लेता है कि मुझे ये ही करना है, तो वो चीज कर पाता है। ये हर एक मनुष्य मात्र के लिए लागू है। तो पर लगन उतनी होनी चाहिए। तो हम पहले कन्विंस होने चाहिए कि ये चीज मुझे करनी है, इससे मुझे कुछ मेरी प्रगति होने वाली है, मुझे इसमें आनंद मिल रहा है, मुझे यही करना है और ये मुझे आगे ले जाना है, और कितने भी विघ्न क्यों ना है, कुछ भी क्यों ना चले, मुझे इस पर ध्यान देना है। इतनी अगर लगन सही तरीके से आप करो तो मुझे नहीं लगता कि वो कठिन है। अर्थात ये एक दिन में नहीं होगा, ऐसे आज बोले और कल ऐसे नहीं होगा, परंतु आज अगर आरंभ करोगे तो हाँ, बहुत जल्द ही ये हो पाएगा। आपकी लगन कितनी स्ट्रांग है उस पर वो निर्भर करता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ चल प्रैक्टिस करी होगी, कुछ एक्सरसाइज करी होगी, कुछ तो किया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं किया है। परंतु हाँ, ये जो मैंने कंपोनेंट्स आपको बताए, इसके स्वतंत्र रूप से थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। तो वो थोड़ा थोड़ा एक एक चीज, मतलब वही है कि एक चीज लो, उसको सही करो, आगे जाओ, दूसरी चीज लो, उसको सही करो, फिर आपको दिखेगा कि 8 चीजें सही हो रही है। पर उसको हर एक को हमने सही कर लिया होता है, तब वो 8 एक साथ सही होती है। तो मुझे लगता है जीवन में भी कदाचित यही अप्लाई होता होगा कि हम जो भी लिया है हमने हाथ में, वो पहले सही कर करके ही आगे जाना है, तो आगे जाके हम और चीजें भी और सही तरीके से कर पाएंगे। वो एक खुद को ट्रेन करना वो होता है। एक बार आपका माइंड ट्रेन हो गया ना वैसा करने में, तो आप धीरे धीरे वो कर पाते हो। अवश्यमेव महोदय, नाम यद् पृष्टमासीत् ततः अधिकमेव समयम् अहं गृहीतवान्, तदर्थं क्षमां। छात्रैः सह सम्भाषणमिति खलु आनन्दस्य विषयः, यतः एते एव सन्ति ये अग्रे आगम्य शास्त्रस्य उन्नतिं करिष्यन्ति। एषु कोऽपि एकः अपि यदि आगच्छेत्, किमपि महत् कार्यं कुर्यात्, तदापि अस्माकं सर्वेषां श्रमः सफलीभूतः इत्येव वयं चिन्तयामः। अतः मम अपि महान् आनन्दः यत् एते सर्वे विद्यार्थिनः सानन्दं शृण्वन्ति, प्रश्नान् अपि कुर्वन्तः सन्ति, नाम एङ्गेज्मेण्ट् अस्ति इति श्रुत्वा दृष्ट्वा च ममापि महान् आनन्दः जातः अस्ति। अतः सर्वेभ्यः अहमपि बहु कार्तज्ञं प्रकटयामि, माम् आहूतवन्तः भवन्तः, मम विचारान् श्रुतवन्तः इति मम महान् आनन्दः। धन्यवादः। अपि च आश्रमस्य पक्षतः एव निवेदनं, यदा कदापि समयः लभ्यते चेत् अवश्यमेव अत्र आश्रमे आगम्यतां भवत्या। अपि च एतत् काव्यलेखन पद्धतिः कथम् अस्माभिः इतोपि वर्धयितुं शक्यते, कथम् अभ्यासः कर्तुं शक्यते, तदर्थं तत्र छात्राः अपि कदाचित् तस्य अभ्यासं कुर्युः, तो आपका यहाँ पर साक्षात लाभ भी बच्चों को मिले, ऐसा निवेदन है। और हमें आशा है कि आप जरूर आएंगे और ऑनलाइन माध्यम से और भी अनेक अवसरों में आप छात्रों को लाभान्वित करेंगे। बहुत धन्यवाद। जैसे भी मुझे शक्य होगा, समर्थ होंगी, वैसे मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगी। पुनः प्रणम्यन्ते, अपि च धन्यवादः पुनश्च। धन्यवादः भवद्भ्योऽपि सर्वेभ्यः प्रणामाः। नमो नमः। एवं नमो नमः। अनेनैव क्रमेण कार्यक्रमोऽयम् अत्र समाप्तिमेति। पुनः कर्तलनादेन महोदयायाः स्वागतम् अस्माभिः व्याह्रियते। अपि च शान्तिमन्त्रेण सभायाः अस्याः इदानीम् अत्र अन्तं साध्यते।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु संस्कृतम्। नमो वः। नमो नमः।